हेलो बच्चों, कैसे हो? और आप लोग के क्लास 12th बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपका आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हैं। तो हम आपके साथ हैं, हम सब साथ मिल कर के आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पूरी सीरीज चलने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्केन। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले एल्केन में वो कौन कौन से टॉपिक्स या वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो एल्केन में जो आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसमें है मार्कोनी ऑफ एडिशन, मार्कोनी कॉफ्स एडिशन, साथ ही साथ है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन, फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन। और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्वार्ज रिएक्शन, और इसमें इंपॉर्टेंट है SN1 SN2, साथ ही साथ वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है फिटिंग रिएक्शन। साथ ही साथ इसमें और इंपॉर्टेंट होने वाला है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और साथ ही साथ ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो बच्चों ये वो पॉइंट्स है एल्केन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। देखो बच्चों, सबसे पहले कि हेलो एल्केन होता क्या है। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के उसकी जगह हेलोजन ले ले तो हम इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बेसिकली तीन तरह के हेलो एल्केन होते हैं। 1 डिग्री हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, या इसी को हम बोल लेते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। तो प्राइमरी हेलो एल्केन बच्चों वो होता है जिसमें जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा होता है उससे एक कार्बन की चेन अटैच हो, तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। नेक्स्ट वन क्या होता है 2 डिग्री हेलो एल्केन, या इसी को बोल लेते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो इस कार्बन में आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के यहाँ पे एक और कार्बन की चेन लग जाती है, हम इसको बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। और साथ ही साथ क्या होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन, या इसी को बोलते हैं टर्शियरी हेलो एल्केन। इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस होकर के उसकी जगह एक और कार्बन की चेन आकर के अटैच हो जाती है, हम इसको बोलते हैं टर्शियरी हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन देख लेते हैं फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम कैसे बनाते हैं। तो बच्चों एल्केन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी हम एल्केन को लेते हैं तो इसका क्या कर देते हैं हेलोजिनेशन, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, या इसको बोलते हैं सनलाइट। इसमें से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा
और उसकी जगह हेलोजन आके अटैच होता जाएगा। जैसे देख लीजिए अभी भी 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन अगेन हेलोजन से रिप्लेस हो सकता है, ये बनेगा CH2X2 प्लस क्या बनेगा HX। अभी भी 2 हाइड्रोजन है तो CH2X2 प्लस, अगर इसका हेलोजन से रिएक्शन करा दें तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय द हेलोजन और यहाँ पे बनेगा CHX3 और इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। अभी भी एक हाइड्रोजन है, ये भी क्या हो सकता है रिप्लेस हो सकता है बाय द हेलोजन और हम ये बनता है CXX4 प्लस बनता है HX। अच्छा वेयर X इज इक्वल टू क्या हो सकता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन और साथ में आयोडीन, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। सॉरी आयोडीन हटा दीजिए, आयोडीन थोड़ा सा अलग तरह का रिएक्शन देता है। क्लोरीन और ब्रोमीन, वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन हो सकता है। देखो बच्चों, जब कभी किसी एल्केन को हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेसिकली इस तरह का रिएक्शन जो होता है वह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली एल्केन का रिएक्शन जब हेलोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यह अपने आप में एक तरह का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अभी एक कार्बन है तो एक कार्बन के साथ इसका रिएक्शन आसान है। चलिए देख लेते हैं कि जब कभी एक कार्बन से ज्यादा का एल्केन होगा तब हेलोजन किस तरह से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि जब कभी किसी हेलोजन का रिएक्शन जब किसी एल्केन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो यह अपने आप में जो रिएक्शन देता है वह होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट होता है वो 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, साथ ही साथ नेचर ऑफ रिएजेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और समटाइम्स नेचर ऑफ कैटालिस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को ऑर्गेनिक में जब किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो जो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट है वह इन 4 बातों पे डिपेंड करता है। यह हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मूल मंत्र है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वह इन चार चीजों पे क्या करेगा डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट greater will be प्रोडक्ट। अब जरा इस रिएक्शन में चेक करिए कि यह रिएक्शन अपने आप में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाने वाला है। इट मींस कि इस हाइड्रोकार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा और प्रोडक्ट उसी फ्री रेडिकल का बनेगा जो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाते हैं तो यह 1 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा, और अगर यहाँ पे हम फ्री रेडिकल बनाते हैं तो ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा। अगेन अगर यहाँ पे हम फ्री रेडिकल बनाते हैं तो वो भी 1 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इट मीन्स कि ये जो इनकमिंग हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन पे अटैच होगा, सेकेंड वाले कार्बन पे, और यह बनेगा CHCl प्लस CH3 प्लस HCl। यह हाइड्रोजन इस सेकंड कार्बन पे क्यों अटैच हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल हमारा बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से यह क्लोरीन इस कार्बन पे आकर के अटैच होगा। मान लीजिए कि अगर हमारा कोई रिएक्शन इस तरह से गिवन हो जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है,
कि साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो देख लीजिए, कभी भी डबल और, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, कभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। तो यहाँ और यहाँ पर फ्री रेडिकल बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाते हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि ये वाला फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। देखिए कैसे चेक करेंगे, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। तो यह फ्री रेडिकल चूंकि इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब भी कोई कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल या कार्बन एनायन जब रिजोनेंस में होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है तो इस डबल बॉन्ड में कंजुगेशन में होने के साथ, सॉरी, कंजुगेशन में होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई है। तो ये क्लोरीन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और बनेगा 1 2 3 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 2 इन, ये बन जाएगा। अगर यह हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह से, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन हो कि CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और यहाँ पे H, अगर इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ में कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखिए जरा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फ्री रेडिकल बनेगा नहीं, यहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है और यहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है। यह फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इट मींस कि यहाँ पे रिजोनेंस है, और यह फ्री रेडिकल भी इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, डबल सिंगल और फ्री रेडिकल, तो यह भी कंजुगेशन में है, तो मतलब ये भी रिजोनेंस में है। तो रिजोनेंस के रेस्पेक्ट में इन दोनों फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम है। बट अगर इस फ्री रेडिकल की बात करें, इस फ्री रेडिकल को देखें, तो इस फ्री रेडिकल के साथ एक एक्स्ट्रा चीज और यहाँ पे ऐड हो जाती है, दैट इज द प्लस आई इफेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप। यह ग्रुप इस फ्री रेडिकल को प्लस आई इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इस वाले फ्री रेडिकल से ज्यादा होने वाली है। तो यह क्लोरीन आकर के सिंपली इस फ्री रेडिकल पे अटैच होगा और यह बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH, ये CH और ये Cl, CH3 ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। प्लस यह क्लोरीन यहां पर भी आकर के अटैच हो सकता है, तो ये बनेगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 और ये CH3। बट ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, माइनर होगा। यह ज्यादा बनेगा और यह कम बनेगा, बन दोनों सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने के लिए बाय रिएक्शन ऑफ HX हम हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन एल्कीन से करा देते हैं, तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, इसका रिएक्शन हमने HX के साथ करा दिया, तो एक बात ध्यान दीजिए कि इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड स्ट्रक्चर सेम है। तो किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे हेलोजन आके अटैच हो जाएगा। यह हाइड्रोजन इस कार्बन पे और यह हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी अटैच हो सकता है। शर्त क्या है कि इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये बनेगा X और ये CH3। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर हमने ब्यूटीन का रिएक्शन, ब्यूट 2 इन का रिएक्शन करा दिया HBr के साथ, तो इसके एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और ये बनेगा CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड के एलोंग, यानी इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ,
तो यह एडिशन होने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या तो मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो देख लेते हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन क्या है। मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रिएक्शन, देखिए अगर हमारा ऐसा एल्कीन है जो कि अनसिमेट्रिकल नेचर का है, अनसिमेट्रिकल नेचर का होने का मतलब कि इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन के चेन में डिफरेंस है, और अगर इसका रिएक्शन हम HX के साथ कराने जाए तो मार्कोनिकॉफ ये बोलते हैं कि जो जितना अमीर है उसको उतना अधिक अमीर बनाओ। इट मीन्स कि यह हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो देखिए इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, इट मीन्स कि यह हाइड्रोजन यहाँ पे और हेलोजन यहाँ पे अटैच होगा और यह बनेगा CH3 CHX और ये CH3। हम इसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन कौन सा एल्केन बनना प्रीफर करेगा, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन हो। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन फॉर्म ऐसा हेलो एल्केन बनेगा, सॉरी हेलो एल्केन बनेगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ऐसा एल्केन जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन की ब्रांचेस हो। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हम रिएक्शन करा दें किसका 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन का HBr के साथ, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में साइक्लोहेक्सिन के ऊपर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हाइड्रोजन वहां पे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां पे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3Br। तो 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन ये बनने वाला है। एंटी तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में दो बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सबसे पहली बात तो ये कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है दूसरी बात कि दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एंटी मार्कोनिकॉफ अपने आप में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने एक ऐसा क्या ले लिया हेलो एल्केन जो कि अनसिमेट्रिकल इन नेचर है, और अगर इसका रिएक्शन हम HX के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, और हेलोजन वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। यानी ये हो जाएगा CH3 CH2 और X। और एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन है, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, और इसका रिएक्शन हम HBr के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 1 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है,
तो हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन पर अटैच होगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पे, और ये हमारा बन जाएगा 1 है। तो नेक्स्ट मेथड में हमारे पास क्या आता है, बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, और इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग फ्लिंकस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कभी हम ऐसे हाइड्रोजन हैलाइड जिसमें X लगा हो और इसका रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, तो इसमें आयोडीन रिप्लेस कर देता है हैलोजन को और खुद उसकी जगह जा करके अटैच हो जाता है, और ये बनता है या तो NaX या तो KX, वेयर X इज इक्वल टू हमारे पास होगा क्लोरीन और ब्रोमीन। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने ब्रोमोएथेन का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा दिया, तो यहाँ पे जो आयोडीन लगा है यह क्या करेगा, इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और यह बन जाएगा CH3CH2I प्लस क्या बनेगा, KBr। तो यह रिएक्शन अपने आप में फ्लिंकस्टीन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन को हम क्या डिफाइन करते हैं कि क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड इट विल फॉर्म आयोडोएल्केन। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। इसी तरह से देख लेते हैं कि स्वार्ज रिएक्शन क्या होता है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन। तो जनरली इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जनरली फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते ड्यू टू एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरोएल्केन डू नॉट फॉर्म by another method due to explosive nature of फ्लोरीन के एक्सप्लोसिव नेचर होने की वजह से हम फ्लोरोएल्केन का जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, तब हम फ्लोरोएल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो फ्लोरोएल्केन के फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ क्लोरोएल्केन by फ्लोराइड्स ऑफ हेवी मेटल्स, अब फ्लोराइड्स ऑफ हेवी मेटल्स की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरिक फ्लोराइड। इनकी प्रेजेंस में मतलब कि इनका क्लोरोएल्केन का रिएक्शन
इसमें से किसी से कराने पर हमारा फ्लोरोएल्केन बनता है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्वार्ज रिएक्शन। जैसे देख लीजिए, हमने क्लोरोइथेन ले लिया और इसका रिएक्शन हम या तो सिल्वर फ्लोराइड से करा सकते हैं या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से करा सकते हैं या HgF2 से करा सकते हैं या किसी और हेवी फ्लोराइड्स ऑफ हेवी मेटल्स कोई और हो सकता है। तो इसमें क्लोरीन बाहर हो जाता है और ये बनता है CH3 CH2F और क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज द स्वार्ज रिएक्शन from alcohol। तो किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन HCl से करा दें और साथ में हम कैटालिस्ट लेंगे जिंक क्लोराइड, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये बनेगा क्लोरोएल्केन प्लस क्या बनेगा, वाटर। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, CH3 CH2OH एथेनॉल का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और ये बनता है CH3 CH2Cl क्लोरोएथेन प्लस बनेगा वाटर। अच्छा, इसमें HCl और प्लस जिंक क्लोराइड, हम इसको बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। दूसरे तरीके से हम कैसे करा सकते हैं, एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, तो बाय रिएक्शन ऑफ PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड। तो हमने एल्कोहल ले लिया और इसका रिएक्शन फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ करा दिया, तो ये बनेगा RCH2X और प्लस बनता है H3PO3 फास्फोरस एसिड, वेयर X इज इक्वल टू हो सकता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि हमने अगर प्रोपेनॉल का रिएक्शन PCl3 के साथ करा दिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, क्लोरोप्रोपेन और साथ में क्या बनेगा, फास्फोरस एसिड H3PO3। क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, तो देख लीजिए कि अगर हमने एथेनॉल का रिएक्शन करा दीजिए फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, तो यह बनेगा CH3 CH2Br ब्रोमोइथेन और साथ में क्या बनेगा, H3PO3। और एल्कोहल से किस तरीके से बना सकते हैं, तो बाय रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड SOCl2। अब SOCl2 के साथ अगर किसी एल्कोहल का रिएक्शन कराया, एल्कोहल और हमने इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो बेसिकली ये क्लोरोएल्केन बनता है, साथ में बनेगा SO2 और साथ में बनेगा HCl। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने एथेनॉल का रिएक्शन करा दिया इसके साथ SOCl2 के साथ, तो ये बनने वाला है CH3 CH2Cl, साथ में क्या बनेगा, SO2 और प्लस HCl। This particular reaction is most favorable reaction for the preparation of haloalkane। यह रिएक्शन हेलोएल्केन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। यह बनने के साथ ही क्या होते हैं, सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, सिस्टम
में केवल क्या बचता है, प्योर हेलो एल्केन, प्योर हेलो एल्केन। तो हमें इसको फिर से प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जब भी सल्फ्यूरिल क्लोराइड से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं तो यह मेथड सबसे अच्छा मेथड या सबसे प्रिफरेबल मेथड या सबसे बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन बेसिकली 3 तरह का रिएक्शन देता है। तो हेलो एल्केन 3 तरह के रिएक्शन में देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरे तरह का जो रिएक्शन होता है वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरे तरह के रिएक्शन में रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन। तो देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों, हमने ये कोई हेलो एल्केन ले लिया, तो हेलो एल्केन में X इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। ये जो हेलोजन होता है वह कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे पार्शली निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। साथ ही साथ यह जो X होता है वह बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। अब यह हेलोजन बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब जब यह न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और जैसे ही यह न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे अप्रोच करेगा यह हेलोजन ब्रेक होकर के बाहर चला जाएगा। चलिए एक बार और बताते हैं साफ साफ लिख करके। इस हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। और हमने आपको यह बताया कि यह हेलोजन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, अपने आप में क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यह हेलोजन इस कार्बन को छोड़ के आसानी से जा सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे इस कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा, यह न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा यह हेलोजन इसको छोड़ करके चला जाएगा। तो क्या बनेगा, RCH2 न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। अच्छा देखिए, न्यूक्लियोफाइल ने इस हेलोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके बाद इसके रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स, तो न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होता है, या ये कह लीजिए ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन इफिशियंट होते हैं, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। अब यह न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली 2 कैटेगरी में आते हैं, एक तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल और दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वे सारे स्पीसीज विच कैरी नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस।
ऐसे स्पीसीज जिस पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल या चार्ज न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए Cn माइनस, OH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऑल दोज स्पीसीज which carry lone pair इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज या ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि वाटर, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर है, या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इट मीन्स कि किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। RnH2 प्राइमरी अमीन, ये भी क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। RNH, ये 2 डिग्री क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसके नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है, लोन पेयर, ये भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बाकी एल्कोहल ये भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव, अमोनिया ये भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव, NH2 इसको हम प्यार से हाइड्रोजन बोलते हैं, एक्सेट्रा। तो ये है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल दो तरीके के होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिस पर निगेटिव चार्ज होता है और ये अपने निगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकते हैं, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इस तरह के स्पीसीज को बोलते हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है बट उनके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। चलिए देखते हैं कि यह रिएक्शन कैसे करता है। अगर हमने कोई, ये हमारा है ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो इथेन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथेन। अगर इसका रिएक्शन हम NaOH से करा दें एक्वस मीडियम में, तो देखिए इस NaOH को हमने वाटर में डिजॉल्व कर रखा है, तो यहाँ पे यह बनेगा, यह वाटर में डिजॉल्व होने के बाद Na प्लस और OH माइनस में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो हमको यहाँ से न्यूक्लियोफाइल मिल गया OH माइनस, इस ब्रोमीन पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। यह न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यह ब्रोमीन यहाँ से ब्रेक होकर के बाहर चला जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, CH3 CH2 OH और साथ में क्या बनेगा, NaBr। सिमिलरली देख लीजिए कि अगर हमने रिएक्शन करा दिया CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन का रिएक्शन फिर से हमने एक बार किसके साथ करा दिया, KCN के साथ। अब ये पोटेशियम साइनाइड, यह पोटेशियम साइनाइड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयन प्लस साइनाइड आयन। अब यह साइनाइड आयन पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यह क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यह साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यह ब्रोमीन यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो यह बनेगा CH3 CH2 CN और साथ में क्या बनेगा, KBr। बट अगर इसी KCN की जगह इस पर्टिकुलर का रिएक्शन हम लोग AgCN के साथ करा दें, तो देखिए सिल्वर साइनाइड अपने आप में कोवैलेंट कंपाउंड है, और जब हम इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो यह सिल्वर और साइनाइड आयन में ब्रेक नहीं होता है।
तब कैसे होगा, तब यह रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, तब देखिए होता क्या है कि यह AgCN Ag इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो सबसे पहले यह नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यह ब्रोमीन इसको छोड़ करके चला जाएगा। फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CH2 और यह NC यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये Ag और यहाँ से ब्रोमीन माइनस बाहर। अब फाइनली इस पॉजिटिव चार्ज को डिसअपियर करने के लिए यह बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2 और NC प्लस AgBr। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ भी साइनाइड था और यहाँ भी साइनाइड था, बट यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है हम इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है हम इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। तो एथेन आइसोनाइट्राइल, जबकि दोनों जगह हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या था, सेम था। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो दो डोनर साइट हो, जैसे देख लीजिए इस CN पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। यह कार्बन चाहे तो अपने निगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकता है और अगर यह नाइट्रोजन चाहे तो यह अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो दो डोनर साइट हो, कार्बन और नाइट्रोजन, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही साइट डोनेट करता हो। दोनों में से कोई एक ही क्या करेगा, बॉन्ड बनाने में कैपेबल होगा एक टाइम पे, या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में अगर और एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास और एग्जांपल क्या हो जाएगा, NO2-, ये भी एक तरह का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोजन, ये भी एक तरह का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर, दो दो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही नाइट्रोजन डोनेट करेगा। दैट इज वाई इट इज नोन एज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और यह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर हेलो एल्केन का रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देख लीजिए कि अगर हमने CH3 CH2Br ब्रोमोएथेन का रिएक्शन अगर हमने अमोनिया के साथ करा दिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, जैसे ही लोन पेयर इस पे अटैक करेगा यह बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये बनेगा CH3 CH2 और यह N3+, साथ में क्या बनेगा, Br-। अब देखिए अगर हमें इसको लिखना होगा तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH2H। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यह हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यह हाइड्रोजन अपना क्या करता है, बलिदान कर देता है। और फाइनली क्या बनता है कि CH3 CH2 NH2 और साथ में क्या बनेगा, HBr। जो नया प्रोडक्ट बना प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, ये जो प्राइमरी अमीन है इट इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन द अमोनिया। इस प्राइमरी अमीन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इस अमोनिया से क्या है, ज्यादा है। यानी हम ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बना हुआ प्राइमरी अमीन है यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, किसकी कंपैरिजन में, अमोनिया की कंपैरिजन में। तो ये हमारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अब फर्दर रिएक्शन में एक ही सॉल्यूशन के अंदर
दो दो तरह के न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो जाते हैं, एक अमोनिया, दूसरा जो प्रोडक्ट बन गया वह खुद किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और वो जो नया न्यूक्लियोफाइल बना है, जो प्रोडक्ट बना है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है किसकी कंपैरिजन में, अमोनिया की कंपैरिजन में। इट मींस कि जो फर्दर रिएक्शन में यह अमोनिया न जाकर के यह कौन पार्टिसिपेट करने लगेगा, प्राइमरी अमीन। क्या होगा कि यह फिर इस पर अटैक करेगा और यह बॉन्ड ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे ही यह ब्रोमीन, जैसे ही अमोनिया इस कार्बन पर अटैच होगा, यहां से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, HBr। यह 2 डिग्री का क्या हो गया, अमीन। और जब 2 डिग्री का अमीन हो गया तो देखिए अब ये जो नया प्रोडक्ट बना है इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इन दोनों से ज्यादा हो गया। इट मीन्स कि फर्दर रिएक्शन में ये दोनों न जा करके अब फिर कौन जाएगा, ये जाएगा। तो जब फर्दर वो रिएक्शन में जाएगा तो इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा, यह 2 डिग्री अमीन, CH3 CH2, ये बनेगा NH, और इस पे जो लोन पेयर है यह इस पर अटैक करेगा, यह बॉन्ड ब्रेक होकर के बाहर चला जाएगा और यहां से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, 3 डिग्री अमीन, साथ में बनेगा HBr। अच्छा देखिए, जब कभी हम हेलो एल्केन का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो यह रिएक्शन 1 डिग्री अमीन पे नहीं रुकता है, सीधे जाके कहां पे रुकता है, 3 डिग्री अमीन। या फिर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, 1 डिग्री अमीन भी मिल सकता है, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, यानी उसी सॉल्यूशन के अंदर तीन तीन तरह के अमीन हमको मिलते हैं। इस वजह से वी कैन नॉट प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन बाय द रिएक्शन ऑफ अमीन विथ हेलो एल्केन। इसी वजह से हम अमोनिया का रिएक्शन हेलो एल्केन से करा करके 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यह रिएक्शन ही कहां पे रुकता है, 3 डिग्री अमीन पे जा करके। तो नोट करके लिखेंगे, we cannot prepare 1 degree amine by this method, इस मेथड से हम 1 डिग्री का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। रिएक्शन विथ KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट। अब पोटेशियम नाइट्राइट की बात करें तो अगर पोटेशियम नाइट्राइट का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, KON डबल बॉन्ड O। अगर यह बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यह बनता है K प्लस प्लस O निगेटिव N डबल O। तो ये इसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। ये यानी हम ये कह सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, कहां से जनरेट हुआ है, KNO2 से। तो जब कभी हम हेलो एल्केन का रिएक्शन CH3 CH2 Br और इसका रिएक्शन हम KNO2 से कराएं तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CH2 ONO। कभी भी केवल NO2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ONO। बट अगर सिमिलर का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, AgNO2 के साथ, तो यहां पे यह बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता ड्यू टू कोवैलेंट नेचर। तो यहाँ पे अटैकिंग एटम क्या है, नाइट्रोजन, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यह बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। तो फाइनली क्या बनने वाला है, CH3 CH2, यह N डबल बॉन्ड O, या O और Ag, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और यह बनेगा CH3 CH2 NO2, साथ में क्या बन जाएगा, AgBr। तो देखिए, जब कभी KNO2 का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हेलो एल्केन के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है ONO। लेकिन अगर सिमिलर का रिएक्शन हम AgNO2 के साथ कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2।
यहाँ पे जो हमारा अटैच, जो कार्बन से अटैच एटम है वो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन से अटैच एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन है। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और यह रिएक्शन मच मोर इम्पोर्टेंट है बोर्ड में, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे। KNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो NO बनेगा, और AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एल्केन, हेलो एल्केन है, ये H, ये H, ये H और ये X हेलोजन। हमने अभी आपको बताया कि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, निगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ न्यूक्लियोफाइल क्या होना चालू होता है, अट्रैक्ट होना चालू होता है। और जैसे जैसे ये अप्रोच करता जाएगा किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, होता क्या है कि इस न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होता जाता है, मजबूत होता जाता है। और सिमिलर टाइम पे यह हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। और फाइनली यह बॉन्ड ब्रेक होकर के बाहर निकल जाता है, और यह हो जाता है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, और यह बनता है CH3 प्लस X माइनस। अच्छा देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट। ये क्या है, हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए कि इस इंटरमीडिएट में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल यानी सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी SN2 रिएक्शन। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट में सबस्ट्रेट और रिएजेंट, अटैकिंग एजेंट दोनों के मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, हमने इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोला, देखिए यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट में कितनी अपीयर हो रही है, 5 अपीयर हो रही है, 3 कार्बन, 1 हेलोजन और 1 न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये क्या है कि ये 1 स्टेप प्रोसेस है। SN2 अपने आप में किस तरह का रिएक्शन होता है, एक तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, ये 1 स्टेप में हो जाता है, 1 स्टेप प्रोसेस। यानी इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और इस हेलोजन का टूटना दोनों साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, इसलिए क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है। तीसरी बड़ी बात देखिए कि इसके इंटरमीडिएट में चूंकि रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों है, इट मीन्स कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वह दोनों के कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है SN2 का, इधर देखिए, यह न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है। पीछे से अटैक करने का मतलब इसकी पूरी की पूरी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स्ड, ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स्ड। SN2 रिएक्शन में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। हम इसको बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। साथ ही साथ अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो इसमें 1 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू
2 डिग्री हेलो एल्केन एज कंपेयर टू 3 डिग्री हेलो एल्केन। इस बात को याद रखिएगा। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन is more reactive than the 2 degree halo alkane is more reactive than the 3 degree halo alkane in SN2 mechanism. SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम ऐसा हेलो एल्केन लें जिसपे 3 बल्कि ग्रुप लगे हो। 3 बल्कि ग्रुप का मतलब हेवी ग्रुप। इस कार्बन पे 3 हेवी ग्रुप लगे हैं। अब 3 हेवी ग्रुप जब लगे हैं, बड़े बड़े जब ग्रुप लगे हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या होगा? बड़ा ही होगा इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और तीनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होने की वजह से जब कभी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना चाहता है किसकी तरफ? इस कार्बन की तरफ, तो ये जो इनके 3 हेवी बॉडीगार्ड हैं, या जो इस कार्बन पे 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करके क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। चलो भागो यहां से, भागो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तब इस न्यूक्लियोफाइल, यह न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करने में क्या है? कैपेबल नहीं है। तो फाइनली यह पीछे से अटैक नहीं कर सकता, तो होगा क्या कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन यहां से ब्रेक कर जाता है और सिस्टम में बनता है थोड़ी देर के लिए क्या? कार्बोकैटायन। जैसे ही यह X- ब्रेक होकर के बाहर जाएगा। यह फर्स्ट स्टेप में होता है। और सेकंड स्टेप में होता क्या है कि जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है, अब इस न्यूक्लियोफाइल के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है। इस न्यूक्लियोफाइल के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है। क्या करेगा? अटैक करेगा और इस कार्बन के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। देखिए ये इंटरमीडिएट। अब इसके इंटरमीडिएट में केवल क्या है? सबस्ट्रेट है, अटैकिंग रीजन तो है नहीं। तो केवल सबस्ट्रेट होने की वजह से, केवल एक का मॉलिक्यूल होने की वजह से इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब यह यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है अपने आप में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बट यूनिमॉलिक्यूलर होने के साथ साथ यह रिएक्शन 2 स्टेप में क्या कर रहा है? प्रोसीड कर रहा है। तो ये क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन। तीसरी बात क्या है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटरमीडिएट में केवल क्या है? सबस्ट्रेट, रिएजेंट तो है नहीं। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी में और मे नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में और मे नॉट रिवर्स्ड। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस। SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी, SN1 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, तो इसमें 3 डिग्री हैलाइड हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन द 1 डिग्री हेलो एल्केन। यानी SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री।
तो याद रखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में SN1 और SN2 में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और यह नीट और जेईई के लिए भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम। बाकी इसमें जो भी चीजें बच गई है, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स, और साथ में जो दूसरी चीजें हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यानी कल। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।